हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेंट पीटर्स लॉ एकेडमी। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टेजेस ऑफ सिविल सूट कि सिविल सूट किस किस तरीके से प्रोसीड होता है, कैसे फाइल होता है। दिस वी विल डिस्कस। तो सबसे पहले तो देखो, अगर कोई कोर्ट में जाता है किसी एडवोकेट के पास कि भाई मुझे ये सूट फाइल करवाना है, तो एडवोकेट विल सी फर्स्ट कि भाई क्या ये जो सूट है वो एक्चुअल में सिविल नेचर का है, सिविल सूट है, क्रिमिनल सूट है, क्रिमिनल मैटर है। तो अगर सिविल सूट होगा सिर्फ तभी वो सेक्शन 9 के अंडर अगर फॉल कर रहा है, देन इट इज कंसीडर्ड टू बी कि भाई वो सूट जो है सिविल नेचर का है एंड दैट कैन बी फाइल्ड एज पर द प्रोसीडिंग्स एंड रूल्स एंड ऑर्डर्स ऑफ सीपीसी। उसके बाद ये देखा जाएगा कि क्या ऑर्डर 9 रूल 9 का बार तो नहीं लग रहा है इस सूट पे। इसका मतलब ये है, ऑर्डर 9 रूल 9 का बार ये कहता है कि भाई क्लाइंट ने मतलब पहले हो सकता है कि कोई सूट फाइल किया हो, ठीक है, कि पहले क्लाइंट ने कोई सूट फाइल कर रखा हो और वहां पे क्लाइंट अपीयर ही ना हुआ हो, कि इससे पहले भी उस क्लाइंट ने सेम कॉज ऑफ एक्शन पे कोई सूट फाइल करा हो और वहां पे वो अपीयर ना हुआ हो, जिसकी वजह से सूट क्या हो गया हो, डिसमिस हो गया हो। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बार लग गया कि वो दोबारा सूट उस कॉज सेम कॉज ऑफ एक्शन पे फाइल नहीं कर सकता। अब ये देखा जाएगा कि भाई लिमिटेशन पीरियड होता है एक सूट को फाइल करने का। ऐसा नहीं है कि आज कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ और आप 20 साल बाद जाके उस पे सूट फाइल कर रहे हैं। तो इट विल बी सीन कि क्या लिमिटेशन पीरियड के अंदर अभी ये सूट है, मतलब जो भी कॉज ऑफ एक्शन है क्या वो लिमिटेशन पीरियड के अंदर है। अगर लिमिटेशन पीरियड के अंदर है तो सूट फाइल हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। उसके बाद ये देखा जाएगा क्या ऑर्डर 2 रूल 2 का बार तो नहीं लग रहा है। ऑर्डर 2 रूल 2 ये कहता है कि भाई कोई सूट फाइल किया था, जिस टाइम पे कोई सूट फाइल करा था वहां पे उस टाइम पे जो पर्सन था वो एक से ज्यादा रिलीफ क्लेम कर सकता था, लेकिन उसने रिलीफ क्लेम नहीं करा उस टाइम पे। मतलब सपोज करो उसके पास वो 4 रिलीफ क्लेम कर सकता था और उसने 3 रिलीफ क्लेम करे और 1 रिलीफ अपना क्लेम ही नहीं करा। तो अब यहाँ पे फ्यूचर में वो दोबारा उस 4th रिलीफ के लिए फ्रेश सूट नहीं फाइल कर सकता। उसके बाद ये देखा जाएगा कि भाई रेस सब जुडाइज जो सेक्शन 10 है वो तो एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। रेस सब जुडाइज की क्या सेम कॉज ऑफ एक्शन पे सेम पार्टीज के बीच में कोई सूट अभी पेंडिंग तो नहीं है। अगर पेंडिंग है तो फिर फ्रेश सूट उसी सेम कॉज ऑफ एक्शन पे फाइल नहीं हो सकता। तो अब जब ये सब चीजें जब बार की स्टेज निकल गई कि भाई जब ये सब बार नहीं लग रहे हैं तो फ्रेश सूट सिविल नेचर का फाइल हो जाएगा। अब उसके बाद आता है स्टेज 2। स्टेज 2 टॉक्स अबाउट प्लेस ऑफ सुइंग कि भाई किस तरह किस जगह पे वेन्यू क्या होगा, कौन से कोर्ट में सूट फाइल होगा। अगर हमारा जो सब्जेक्ट मैटर है वो किसी मूवेबल प्रॉपर्टी को लेके है तो सूट कहाँ फाइल होगा, तब होगा भाई जहां पे भी कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ। अगर सूट किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेके है तो जहां पे प्रॉपर्टी जिस एरिया में प्रॉपर्टी सिचुएटेड है वहां की ज्यूरिसडिक्शन में सूट फाइल होगा। अगर टॉर्ट्स का कोई सिविल रॉन्ग है तो वहां पे जहां पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ वहां पे सिविल सूट फाइल होगा। तो यहाँ पे मूवेबल प्रॉपर्टी देखी जाएगी कि भाई मूवेबल प्रॉपर्टी का जो भी है, मूवेबल प्रॉपर्टी में कहाँ पे सूट फाइल होगा अगर मूवेबल प्रॉपर्टी सब्जेक्ट मैटर है। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तब कहाँ पे सूट फाइल होगा एंड अगर टॉर्ट का मैटर है तब कहाँ पे होगा। तो प्लेस ऑफ सुइंग बेसिकली डील्स विद सेक्शन 15 टू सेक्शन 20A ऑफ सीपीसी। उसके बाद हम बात करें कि भाई एक बार डिसाइड हो गया कि कोई बार तो नहीं लग रहा या कौन से कोर्ट में सूट फाइल होगा, उसके बाद स्टेज 3 आती है जिसमें प्लेंट प्रेजेंट होती है। ठीक है, जो प्लेंटिफ होगा वो अपनी प्लेंट प्रेजेंट करेगा। देन रूल्स ऑफ प्लीडिंग्स कि भाई प्लीडिंग्स में क्या क्या डाला जाएगा, दैट इज ऑर्डर 6। प्लेंटिफ का नेम होता है, प्लेंटिफ का रेजिडेंस होता है, कॉज ऑफ एक्शन होता है, रिलीफ क्लेम होता है, सेट ऑफ है, काउंटर क्लेम दैट इज ऑफ डिफेंडेंट। उसके बाद कंटेंट्स ऑफ प्लेंट की ऑर्डर 7 में क्या क्या कंटेंट्स डालने हैं उसके। तो स्टेज 3 ये है। स्टेज 1 में सबसे पहले देखेंगे कि भाई क्या क्या बार थे, बार सब कुछ नहीं है, कोई बार नहीं लग रहा है तो सिविल सूट फाइल हो जाएगा। उसके बाद प्लेस ऑफ सुइंग कि अगर कोई मूवेबल प्रॉपर्टी का सूट है तो कहाँ जाएगा, अगर सब्जेक्ट मैटर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है तब सूट कहाँ जाएगा, और अगर टॉर्ट का कोई मैटर है तब सूट कहाँ फाइल होगा। उसके बाद आता है प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट, देन जिसमें आप देखते हो कि भाई प्लीडिंग्स के क्या रूल होंगे, प्लेंट में क्या क्या कंसिस्ट होगा। इसके बाद 2 सिचुएशन होती है कि भाई या तो प्लेंट एडमिट हो जाए या फिर प्लेंट रिजेक्ट हो जाए। फाइन। तो अगर प्लेंट आपकी क्या हो जाती है, प्लेंट अगर आपकी एडमिट हो जाती है और रिजेक्ट नहीं होती है तो उस बेसिस पे क्या होता है, फिर सम्मन सर्व होते हैं डिफेंडेंट को अंडर ऑर्डर 5। अब सपोज करो एक ए है जिसने प्लेंट अपनी डाली कोर्ट में और उसकी प्लेंट रिजेक्ट नहीं हुई, एडमिट हो गई। फाइन।
अब क्या होगा, सामने वाली पार्टी को, बी को कैसे पता चलेगा कि भाई उसके अगेंस्ट एक केस फाइल हुआ है? तो वहां पे ऑर्डर 5 के अंदर डिफेंडेंट को क्या करे जाएंगे, सम्मन सर्व करे जाएंगे। अब बात आती है स्टेज 5 की कि भाई जब सम्मन सर्व हो गए हैं, फिर आती है बात पार्टी की अपीयरेंस और नॉन अपीयरेंस की। सम्मन सर्व हो गए, सम्मन सर्व होने के बाद डिफेंडेंट अपीयर हुआ या फिर अपीयर नहीं हुआ, देन दैट इज स्टेज 5, जो कि है हमारा ऑर्डर 9। तो अपीयरेंस एंड नॉन अपीयरेंस ऑफ पार्टी डील्स विद ऑर्डर 9। ऑर्डर 9 बात करता है कि भाई जब सम्मन सर्व हो गए हैं तो पार्टी अपीयर होती है या नहीं होती है, इन दैट सिनेरियो व्हाट विल बी द प्रोसीजर। अब इसके बाद नेक्स्ट इज स्टेज 6, जैसे कि अपीयरेंस, पार्टी अपीयर हुई नहीं हुई, उसके बाद ये देखा जाता है कि भाई जब एक बार प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई तो कोर्ट जो होता है फाइनल जजमेंट आने से पहले कोर्ट के बीच में भी कुछ ऑर्डर्स पास करता है, जिसे हम बोलते हैं इंटरिम ऑर्डर्स। तो वहां पे अगर कोर्ट को लगता है कि भाई कुछ इंटरिम ऑर्डर्स पास होने हैं तो कोर्ट ऑर्डर्स पास कर सकता है, सेवरल इंटरिम ऑर्डर्स कोर्ट विल पास, जो कि अब देखो इंटरिम ऑर्डर्स जो है वो हमारे हैं अंडर ऑर्डर 24, 25, 26, 38, 39, 40 एंड 41। सो इंटरिम ऑर्डर्स की जो बात करी गई है वो इनमें करी गई है। अब देखो इंटरिम ऑर्डर्स क्यों पास होते हैं, सपोज करो कि किसी प्रॉपर्टी पे सूट चल रहा है, ठीक है, केस चल रहा है, और उस केस के चलने के दौरान ही और कुछ नए मैटर्स आ जाते हैं। जैसे सपोज करो कि जिस प्रॉपर्टी पे सूट चल रहा है कोई पर्सन उस प्रॉपर्टी को बेचना चाहता है या फिर उस प्रॉपर्टी पे कुछ नया कंस्ट्रक्ट करना चाहता है, तो उन सब चीजों से रिलेटेड की प्रॉपर्टी को नई कुछ कंस्ट्रक्ट करना, प्रॉपर्टी पे उसको सेल नहीं करना, ऑल दोज थिंग्स आर कंसिडर्ड टू बी इंटरिम ऑर्डर्स। की फाइनलाइजेशन से पहले कोर्ट प्रोसीडिंग्स के बीच में जो ऑर्डर्स पास करता है उन्हें हम बोलते हैं इंटरिम ऑर्डर्स। ठीक है, अब इंटरिम ऑर्डर्स के बाद आती है भाई डिफेंडेंट भी, तो प्लेंटिफ ने तो अपनी प्लेंट डाल दी। अब प्लेंट डालने के अंदर दो सिचुएशन होते हैं कि या तो प्लेंट एक्सेप्ट हो या फिर प्लेंट रिजेक्ट हो। तो अगर प्लेंट जो है देखो रिजेक्ट हो जाती है तो वहां पे हमारा रिजेक्शन में जाता है ऑर्डर 7 रूल 11। और बहुत बार ये होता है कि भाई प्लेंट में कुछ चेंजेस करने हैं, तो वहां पे क्या होता है, सपोज करो किसी कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन नहीं है तो वहां पे कोर्ट रिटर्न कर देता है और कोर्ट बताता है कि भाई पर्टिकुलर जो प्लेंट है वो कौन से कोर्ट में फाइल होगी, जो कि हमारा आता है ऑर्डर 7 रूल 10 में। ठीक है, अब हमारी जब एक बार प्लेंट एक्सेप्ट हो गई, एडमिट हो गई, उसके बाद आती है हमारी बात उसके बाद बात आती है हमारी कि भाई डिफेंडेंट को सम्मन्स जाएंगे, उसके बाद पार्टीज जो है डिफेंडेंट जो अपीयर हुए नहीं अपीयर हुए, देन कम्स इंटरलोकेटरी ऑर्डर, इंटरिम ऑर्डर्स। उसके बाद फिर डिफेंडेंट अपनी रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करता है। अब डिफेंडेंट भी तो अपने फेवर में कुछ बताएगा ना कि भाई ये प्लेंट पे जो मतलब ये इश्यूज है, इनको मैं एक्सेप्ट करता हूँ, इनको मैं एडमिट करता हूँ, इनको मैं डिनाई करता हूँ। तो बेसिकली जो डिफेंडेंट होगा वो अपनी प्लीडिंग फाइल करेगा, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं रिटर्न स्टेटमेंट। उसके बाद स्टेज 8 आती है जिसमें डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन होते हैं ऑर्डर 11 के अंदर। देन एडमिशन की भाई अगर कोई पार्टी कुछ एडमिट कर लेती है ऑर्डर 12 के अंदर, तो अगर कोई पार्टी एडमिट करती है तो उस एडमिशन के बेस पे जजमेंट भी पास हो सकता है। देन इज प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स की अगर कोर्ट को लगता है कि भाई कोई पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करवाना है तो दैट कैन बी डन अंडर ऑर्डर 13। अब है स्टेज 9 कि भाई प्लेंट भी आ गई, अब रिटर्न स्टेटमेंट भी आ गया। तो अब सपोज करो कि भाई एक प्लेंट है, सपोज करो दिस इज अ प्लेंट, ठीक है, 1 2 3 4 5, और ये है रिटर्न स्टेटमेंट उसकी 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे क्या है, वो ये कहता है कि भाई मैं इसका ये पॉइंट एडमिट करता हूँ, ये पॉइंट एडमिट नहीं करता, ये पॉइंट एडमिट करता हूँ, ये पॉइंट एडमिट करता हूँ, और ये जो है मेरे एडिशनल 2 क्लेम्स हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जो डिफेंडेंट है वो पूरी तरीके से प्लेंट को रिजेक्ट कर देगा या पूरी तरीके से उसको डिनाई करेगा। वो पॉइंट वाइज बताएगा कि भाई इसको एक्सेप्ट करता है या इसको डिनाई करता है, एक्सेप्ट डिनाई, और अगर उसका कोई एडिशनल क्लेम है या उसके कुछ एडिशनल उसको अपने फेवर में कुछ डिफेंस में डालना है तो वो अपनी रिटर्न स्टेटमेंट में उनको डाल देता है। फाइन। अब एजर्शन और डिनायल्स होते हैं, उसके बाद पार्टीज का एग्जामिनेशन होता है। अब एजर्शन और डिनायल हो गया, उसके बाद पार्टीज का एग्जामिन करेगा कोर्ट अंडर ऑर्डर 10 रूल 3 के अंदर। अब जब एक बार एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज हो गया उसके बाद कोर्ट विल फ्रेम इश्यूज। प्लेंट आ गई, रिटर्न स्टेटमेंट आ गई, जो भी डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस होने थे वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस हो गए, पार्टीज का एग्जामिनेशन हो गया। अब कोर्ट ये देखेगा, जरूरी तो नहीं है जितनी भी बातें बोली उन सारी पे इश्यूज फ्रेम हो जाएगा। अब कोर्ट देखेगा भाई कॉज ऑफ एक्शन क्या है, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ कंटेंशन, उसके बेसिस पे कोर्ट विल फ्रेम इश्यूज फ्रेम होने के बाद व्हाट विल बी नेक्स्ट, इश्यूज फ्रेम होने के बाद 10 स्टेज में आएगा समनिंग ऑफ विटनेस। ऊपर जो हमने बात करी थी दैट इज समनिंग टू डिफेंडेंट, कि डिफेंडेंट को सम्मन सर्व होते हैं,
तभी तो वो अपीयर होगा। अब बात हो रही है भाई विटनेसेस को सम्मन सर्व करे जाएंगे, विटनेसेस को स्टार्टिंग में सम्मन नहीं सर्व करे जाएंगे, विटनेसेस को सम्मन सर्व करे जाएंगे इश्यूज फ्रेम होने के बाद। फाइन, अब इसके बाद कोर्ट विल स्टार्ट अ ट्रायल। अब हियरिंग स्टार्ट होगी अंडर ऑर्डर 18 और फाइनल स्टेज ऑफ द हियरिंग पे क्या होगा, आर्ग्यूमेंट्स होंगे, पहले ओरल आर्ग्यूमेंट्स होंगे, देन रिटन आर्ग्यूमेंट्स होंगे और उसके बाद फिर आएगा जजमेंट। ठीक है, अब जजमेंट तो आ गया जी। जजमेंट आने के बाद क्या होगा, 15 डेज के अंदर अंदर, मतलब सपोज करो आज जजमेंट आया तो आज से 15 डेज के अंदर डिक्री ड्रॉन होगी। अब डिक्री क्या होता है, फॉर्मल एडजुडिकेशन ऑफ अ कोर्ट, जो हमने सेक्शन इसकी डेफिनेशन क्लॉज में गिवन है। अब यहाँ पे क्या है, देखो स्टेज 13 में आता है कि भाई ये कुछ स्टेजेस हैं, इनमें से कुछ जो पॉइंट्स हैं वो आफ्टर ट्रायल भी हो सकते हैं और कुछ जो होते हैं ड्यूरेशन में भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे जब एक बार डिक्री ड्रॉन हो गई उसके बाद रेफरेंस के लिए जा सकते हैं ऑर्डर 46 सेक्शन 113, रिव्यू इज ऑर्डर 47 सेक्शन 114 ऑफ सीपीसी, रिवीजन के लिए जा सकते हैं 115 ऑफ सीपीसी एंड अपील ऑर्डर के लिए भी हो सकती है और किसी जजमेंट के लिए भी हो सकती है। तो 96 से लेके 112 तक बात करता है अपील के लिए। अब इसके बाद अगर हम बात करें, इसके बाद जजमेंट आ गया, ठीक है, जजमेंट के बाद डिक्री ड्रॉन हो गई, देन इज फाइनल स्टेज। डिक्री ड्रॉन हो गई, उसके बाद क्या होगा, उसका एनफोर्समेंट भी तो होगा डिक्री का। तो एनफोर्समेंट ऑफ डिक्री इज दैट इज एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, जो कि है हमारा ऑर्डर 21 ऑफ सीपीसी के अंदर। सो इन दीज 14 स्टेजेस वी हैव डिस्कस कि भाई सिविल सूट कैसे स्टार्ट होगा, क्या क्या उसके स्टेजेस होंगे और किस किस तरीके से वो चलेगा। तो अगर इसका ओवरव्यू एक बार हम लें तो स्टेप 1 डील्स विथ, कोई बार तो नहीं लग रहा कि एक सूट सिविल नेचर का है या नहीं है, और अगर सूट सिविल नेचर का है तो क्या उस पर कोई बार तो नहीं लग रहा। फिर स्टेप 2 डील्स विथ प्लेस ऑफ सुइंग, कि क्या सब्जेक्ट मैटर है उसके हिसाब से कौन से कोर्ट में ये पर्टिकुलर सूट फाइल होगा। देन स्टेज 3 इज प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट, प्लेंट को प्रेजेंट करा जाएगा, फिर जो भी जनरल रूल्स होंगे प्लीडिंग के वो, एंड प्लेंटिफ की जो प्लेंट होगी उसमें क्या क्या कंटेंट्स होंगे। देन स्टेज 4 इज कि भाई अगर प्लेंट रिजेक्ट नहीं होती है और एडमिट हो जाती है, देन उसके बाद क्या होता है, समन्स जाते हैं डिफेंडेंट को, डिफेंडेंट को समन्स जाते हैं। स्टेज 6 आती है, स्टेज 5 आती है कि डिफेंडेंट और प्लेंटिफ का अपीयरेंस एंड नॉन अपीयरेंस, एंड व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस अगर पार्टीज अपीयर होते हैं, पार्टीज अपीयर नहीं होती है, दैट इज आवर ऑर्डर 9। उसके बाद जब रिटर्न स्टेटमेंट फाइल नहीं, उससे पहले सूट सपोज करो ट्रायल स्टार्ट, कुछ स्टार्ट हो गया, उसके बीच में ही कुछ नई चीजें आ जाती है जिनके ऊपर कुछ इमीडिएट ऑर्डर्स पास करने हैं, तो उनको हम बोलते हैं इंटरिम ऑर्डर्स। फाइन, इसके बाद स्टेज 7 होती है रिटर्न स्टेटमेंट। अब डिफेंस की बारी आएगी कि भाई डिफेंस अपने फेवर में जो भी बोलना चाहता है, कौन कौन सी चीजें वो असर्ट कर रहा है, डिनाई कर रहा है, वो अपनी सब रिटर्न स्टेटमेंट में डालेगा। देन इज डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन। डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन में कोर्ट ये देखता है कि भाई कोई डॉक्यूमेंट अगर डिस्कवर करना है, कुछ इंस्पेक्ट करना है कहीं पे, या फिर अगर कोई पार्टी एडमिशन करती है तो एडमिशन के बेसिस पे जजमेंट भी पास हो सकता है। देन इज ऑर्डर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, कि अगर कोर्ट ने, अगर पार्टीज ने कोई इट सेज कि भाई अगर पार्टीज ने कोई डॉक्यूमेंट्स फाइल करे हैं कोर्ट में अपनी प्लेंट में या फिर अपनी रिटर्न स्टेटमेंट में, देन फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज से पहले उन्हें क्या करना होता है, वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी कोर्ट में प्रोड्यूस करने होते हैं। मतलब अगर प्लेंटिफ ने अपनी प्लेंट के साथ या डिफेंडेंट अपनी रिटर्न स्टेटमेंट के साथ कोई डॉक्यूमेंट्स भी लगाए हैं, ठीक है, तो इश्यूज फ्रेम होने से पहले उन्हें अपने वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। दैट इज स्टेज 8। अब स्टेज 9 की हम बात करें तो स्टेज 9 बात करता है एजर्शंस और डिनायल्स की, कि प्लेंट के कौन से फैक्ट्स को जो डिफेंडेंट है वो असर्ट करता है, कौन से फैक्ट्स को डिनाई करता है। फिर होता है एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज। अब एक बार जब पार्टीज का एग्जामिनेशन हो गया, देन कोर्ट विल फ्रेम इश्यूज कि भाई किन ग्राउंड्स पे, किस कंटेंशन पे सूट आगे चलेगा। अब फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज हो गया, उसके बाद होता है समनिंग एंड अटेंडेंस ऑफ विटनेस। अब स्टेज 10 पे जो बात हो रही है दैट इज समनिंग ऑफ विटनेस, विटनेस को समन करने की बात हो रही है ऑर्डर 16 के अंदर। देन स्टेज 11 कम्स हियरिंग ऑफ सूट, कि भाई ट्रायल स्टार्ट हो गया है, अब कोर्ट विल सी कि भाई फाइनल स्टेज पे आर्ग्यूमेंट्स होंगे और फिर जजमेंट आएगा। अब जजमेंट जब आ गया है तो जजमेंट पास होने के 15 डेज के अंदर अंदर डिक्री ड्रॉन होती है, मतलब जब भी जजमेंट आया उसके 15 डेज के अंदर डिक्री ड्रॉन होगी, और उसी ड्यूरेशन में रेफरेंस, रिव्यू, रिवीजन, अपील अगर फाइल होनी है तो वो कोई भी पार्टी फाइल कर सकती है। अब इसके बाद क्या है, जब डिक्री ड्रॉन हो गई तो अब क्या, डिक्री ड्रॉन होने से सिर्फ बात नहीं बनेगी ना, उसे एग्जीक्यूट भी तो कराना पड़ेगा, एनफोर्समेंट भी तो कराना पड़ेगा उस जजमेंट का, तो उसको हम करते हैं डिस्कस ऑर्डर 21 के अंदर।
So in 14 stages, we have discussed complete procedure of filing of or stages of civil suit. Thank you so much.